First of all, we will start definition of chemistry, and we are going to start atomic structure. Before starting this, हमें define करना है chemistry को. तो chemistry is a branch of science in which we study मैटर. और मैटर को फिजिक्स वाले भी यही कहते हैं कि हम मैटर को स्टडी करते हैं. तो देयर शुड बी सम डिफरेंस, एंड दैट डिफरेंस इज ऑन माइक्रो लेवल. जो हमारी स्टडी है दैट इज माइक्रो लेवल, और जो फिजिक्स वालों की स्टडी है दैट इज मैक्रो लेवल. मतलब अगर आपके पास ये पेन है, इस पेन का मास कितना है, इसकी हाइट लेंथ कितनी है, ये फिजिक्स वाले देखते हैं. ये किस पार्टिकल से मिलके बना है, इसका व्हाइट कलर क्यों आ रहा है, हम क्या चेंज कर दें ये सॉफ्ट हो जाए, ये सारी चीजें जो है केमिस्ट्री में कि विच पार्टिकल हैज मेड दिस पेन, तो हम छोटे लेवल पे देख रहे होते हैं इस चीज को, और फिजिक्स वाले बड़े लेवल पे देख रहे होते हैं. तो जब स्टडी ही मैटर को करते हैं तो हम फिर मैटर पे आ जाते हैं. मैटर की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, और आप लोगों ने जब से साइंस पढ़नी शुरू की है तब से आप लोग देख रहे हैं. तो नंबर वन प्रॉपर्टी मैटर की ये है कि इट ऑक्यूपाई स्पेस, एंड नंबर टू प्रॉपर्टी है कि दे हैव मास. ये बात सिर्फ आपको ये बतानी थी कि हम जब मैटर को स्टडी करते हैं तो इस पूरे यूनिवर्स में ऐसी क्या चीज है जो हम केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करेंगे. तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी स्टडीड इन केमिस्ट्री. जो चीज मैटर नहीं है दैट इज फोर्सेस, और वो फोर्सेस भी हम केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे होते हैं. तो क्रिएटर को द बेस्ट केमिस्ट जो है इस यूनिवर्स का कहा जाता है कि जिसने सारी चीजों की, जिसके पास नॉलेज थी, उसने पूरे का पूरा यूनिवर्स क्रिएट किया. बेटा मैटर पे आगे आते हैं. तो मैटर हमारे पास दो टाइप का होता है. या तो मैटर हमारे पास प्योर होगा या होगा इम्प्योर. प्योर एंड इम्प्योर. तो प्योर में हमारे पास फर्दर डिवीजन मैटर की बन जाती है. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड. जबकि इम्प्योर में हमारे पास एक टाइप बनती है, दैट इज नोन एज मिक्सचर. तो इन तीनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं. एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर हम सेपरेशन टेक्निक से पहले दोबारा भी करवाएंगे. यहाँ पे इसके बारे में हल्की सी बात करके निकलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ वापस आते हैं कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर होता क्या है. एलिमेंट की डेफिनेशन हो जाती है कि एनी प्योर सब्सटेंस तो यहां पर भी आएगा एनी प्योर सब्सटेंस. made of and made of only one type of atoms. जबकि यहां पर आ जाएगा more than one type of atoms. एग्जाम्पल लिखते हैं तो नाइट्रोजन एक एलिमेंट है. अगर आप इसको तोड़ेंगे यू विल गेट ऑल द टाइम n.
ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, क्योंकि जब भी तोड़ेंगे इसको इनमें से किसी एक को भी तो यू विल गेट ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल आप इसको स्प्लिट कर दें तो यू विल गेट ओनली वन टाइप ऑफ एटम एन एंड एन, एंड अगर आप इसको तोड़ देंगे यू विल गेट ओ एंड ओ। इस तरीके से हमारे पास कुछ और भी हैं जिसमें आयरन हो गया। अगर आयरन की रॉड है आपके पास, सॉलिड लिखा होता है और सॉलिड की स्टेट आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे। इनमें से हर एटम जो है वो आयरन का ही है, एक ही तरह के सारे एटम्स हैं, सारे के सारे आयरन के ही एटम्स हैं, एक ही तरह के एटम्स मिलेंगे, एक ही साइज के, एक ही प्रॉपर्टीज के। तो ये भी एक एलिमेंट हो गया। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ रहा है H2O C6H12O6 ग्लूकोज, NH3। तो इफ यू स्प्लिट देम यू विल गेट मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स। इसमें आपके पास दो आ जाएंगे, हाइड्रोजन आएगा एंड ऑक्सीजन आएगा। अगर आप इसको स्प्लिट करते हैं तो यू विल गेट थ्री टाइप ऑफ एटम्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सिमिलरली अगर आप इसको स्प्लिट करते हैं तो यू विल गेट टू टाइप्स ऑफ एटम्स, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अगर एक ही तरह के एटम्स हो तो एलिमेंट है, और अगर एक से मोर देन वन टाइप हो तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड। मिक्सचर पे आते हैं अब। एन इम्प्योर सब्सटेंस made by physical mixing of different substances. Example is air, example is sea water, example is petrol, and similarly example is orange juice. If you clearly observe, एलिमेंट के लिए मैंने कोई सिंबल यूज कर दिए, फार्मूला लिख दिया मैंने, कंपाउंड के लिए भी फार्मूला लिख दिया मैंने, लेकिन मिक्सचर के लिए फार्मूला हम नहीं लिख सकते। मिक्सचर जो है उसका फार्मूला हम नहीं लिख सकते। तो अगर आपसे कहता है कभी कि आप इनमें से डिस्टिंग्विश करें कि ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है या मिक्सचर, तो कीप इन माइंड इफ यू आर एबल टू राइट द फार्मूला, इट कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड, and if you are unable to write the formula it means it is a mixture। तो ये बात हम यहां पर लिखने जा रहे हैं। if we can write formula it will be pure, and if we can't write formula of a substance it means it is impure। impure में एक ही चीज है, that is mixture, and pure में हमारे पास या तो वो एलिमेंट होगा या वो कंपाउंड होगा। और अब तक आपको बता दिया है कि आप इससे पहचान सकते हैं। वी हैव अ वेरी लिमिटेड नॉलेज हियर। अभी हमें सही तरीके से एलिमेंट्स के सिंबल्स भी नहीं पता, लेकिन जो डेली लाइफ में चीजें यूज होती हैं उसकी बेस के ऊपर अगर आपसे कहा जाए कि क्वेश्चन इज क्लासिफाई फॉलोइंग सब्सटेंसेस into element, compound and mixture। one is methane,
second is petrol, the third is nitrogen hydride, the fourth is carbon dioxide, the fifth is chlorine, the sixth is orange juice, seventh is oxygen, eighth is magnesium, ninth is water, and 10th is sea water. Still we have a limited knowledge, लेकिन देखते हैं कि हमें कुछ कुछ पता होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है, और नहीं पता तो ग्रेजुअली पता चल जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर आपको पेपर देना है, उस वक्त तक ये बहुत सारी चीजें आपको पता चल चुकी होंगी, एंड देन यू विल बी एबल टू राइट द फॉर्मूलाए. इसमें भी अभी उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे बच्चे जो रेगुलर होते हैं स्कूलों में जाते हैं, दे कैन राइट सम फॉर्मूलाए. मीथेन इज कार्बन हाइड्राइड, इसका फार्मूला होता है CH4. पेट्रोल का फार्मूला नहीं होता, मिक्सचर होती है. नाइट्रोजन हाइड्राइड का फार्मूला जो है दैट इज NH3, अमोनिया भी कहते हैं इसको. कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरीन मींस Cl2, ऑरेंज जूस फार्मूला नहीं लिख सकते इसका. ऑक्सीजन इज O2, मैग्नीशियम इज Mg, वाटर इज H2O, एंड सी वाटर इज अ मिक्सचर. वी कांट राइट द फार्मूला. जहां पर हम फार्मूला नहीं लिख सके, तो जहां पे फार्मूला लिख सके, जिनका फार्मूला नहीं आया हमारे पास, वो मिक्सचर्स हैं कंफर्म. फार्मूला आ गया हमारे पास, उनमें से या तो वो एलिमेंट है या वो कंपाउंड. इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं अभी. तो ये हो गया आपके पास मिक्सचर. इसका नहीं लिख सके, ये भी मिक्सचर हो गया हमारे पास, और इसका भी नहीं लिख सके तो ये भी मिक्सचर हो गया. जिनका लिख सके मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स हैं, इसलिए ये एक कंपाउंड है. ये भी कंपाउंड है क्योंकि एक से ज्यादा एटम्स हैं. ये भी कंपाउंड, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स. This is element, only one type of atom. Again an element because only one type of atoms. Magnesium element and water is compound. तो डिस्टिंग्विश करने का एक आसान सा जो तरीका बताया, दैट इज कि आप क्या करेंगे, इसमें आप उसका फार्मूला लिखने की कोशिश करेंगे. अगर आपने फार्मूला लिख लिया तो आपके सामने जो है वो आ जाएगा एलिमेंट है या कंपाउंड. इसमें हमने एक बार बार वर्ड यूज किया, एटम 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 करते रहे हम, तो हम आ जाते हैं एटम की तरफ. पहली बात कि एटम होता क्या. एटम ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब होता है वन. अगर आप किसी मैटर को तोड़ते जाएं, जैसे ये पेन है, इसको आप तोड़ते जाएं, जो सबसे छोटा पार्टिकल बचेगा उसको हम एटम कहते हैं. तो यहां पे सुपरलेटिव डिग्री आ रही है. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम. लेकिन जिन बच्चों के पास थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज है, उनको पता है कि एटम के अंदर भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी. इसका मतलब हुआ एटम जब फर्दर टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल हुआ. मतलब इसको मैं तोड़ता जाऊं इस पेन को, आपके पास जो छोटा सा पार्टिकल बचेगा दैट इज एटम. उसको आपने फर्दर तोड़ दिया तो वहां से आपके पास उसमें जो छोटा पार्टिकल आएगा दैट इज इलेक्ट्रॉन. तो हम ये कह सकते हैं कि इसका सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है. इसलिए हमें डिफाइन करना एटम, उस पार्टिकल तक रुकना है. इसके साथ हमें कोई वर्ड यूज करना पड़ेगा ताकि डेफिनेशन कन्फाइन हो जाए. इसका मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which can
take part in a chemical reaction. मतलब ऐसा पार्टिकल जो किसी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर सकता है, तोड़ते जाएं, तोड़ते छोटे से छोटा पार्टिकल, दैट विल बी कॉल्ड एटम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ, प्रोटॉन इटसेल्फ एंड द न्यूट्रॉन इटसेल्फ, जो इसके अंदर पार्टिकल होते हैं एटम के, वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं कर सकते। ये डेफिनेशन होगी। इसके बाद जो है एक और स्टेप लेते हैं आगे, तो वो ये है कि पार्ट्स ऑफ एटम, एटम के कितने पार्ट्स होते हैं। एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और उसकी सराउंडिंग में कुछ ऐसे सर्कल्स होते हैं। जो न्यूक्लियस है उसको हम ग्रीक लैंग्वेज में उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं सेंटर के लिए, और आउटर इसके लिए भी हम कोई वर्ड यूज करते हैं। तो ये तो हो गया आपका सेंटर, और इसको ग्रीक लैंग्वेज में कहते हैं न्यूक्लियस। आप लोगों ने बायो में भी पढ़ा होगा कि सेल में न्यूक्लियस होता है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली सेंटर। और इस तरीके से ये आउटर स्पेस है आपकी एटम की, बस ये दो पार्ट्स होते हैं। इनको केमिस्ट्री में शेल्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है हमारे पास, एटम के अंदर कुछ फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता है, और जिनको नहीं पता वो ऐसे याद रख लें कि इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, मतलब पेन, ऐसे याद रख लें। मोस्टली स्टूडेंट्स को पता है, इसलिए हम बता भी रहे साथ साथ कि एक इसमें प्रोटॉन होता है, एक इसमें न्यूट्रॉन होता है, और एक इसमें इलेक्ट्रॉन। ये तीन पार्टिकल्स होते हैं किसी एटम के अंदर। अब हमें देखना है कि एटम के जो दो पार्ट्स हैं, ये पार्टिकल रहते कहाँ पे हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पता हो। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद भी करनी है, और उन प्रॉपर्टीज में से नंबर 1 प्रॉपर्टी, आपको इनका मास याद करना है कि किसका मास कितना है। नंबर 2, आपको पता होना चाहिए कि इनमें से किसके ऊपर क्या चार्ज है। एंड नंबर 3, आपको पता होनी चाहिए इनकी लोकेशन, कि एटम में कहाँ रहते हैं। प्रोटॉन का मास जो है दैट इज 1, एंड एटॉमिक मास यूनिट, इस अगली क्लास में बताएंगे एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या है। एटम क्योंकि बहुत छोटा होता है, तो उनकी मेजरमेंट के लिए, जो कंपैरिजन के लिए जो रेफरेंस यूज किया जाता है, दैट इज वेरी स्मॉल। उसे हम कहते हैं, एक छोटे से यूनिट को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। न्यूट्रॉन का मास भी तकरीबन इतना ही होता है, 1 AMU, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत कम होता है, जिसको ओ लेवल में नेग्लिजिबल भी लिख सकते हैं। नेग्लिजिबल, या फिर 1/1836 या 1838 या 1840 AMU, मतलब प्रोटॉन से इतने टाइम्स छोटा होता है। तो एक बात होगी इनके बारे में। चार्ज की बात करते हैं, तो चार्ज P से चार्ज हो गया पॉजिटिव 1, एंड N से चार्ज हो गया न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1। लोकेशन की बात करते हैं, तो ये पार्टिकल आपको न्यूक्लियस में मिलेगा, सेंटर में। ये पार्टिकल भी आपको न्यूक्लियस में मिलेगा, और ये पार्टिकल्स आपको, इलेक्ट्रॉन जो हैं, वो मिलेंगे आपको आउटर स्पेस में, शेल्स में। तो हमें इनकी सबसे पहला काम जो हमारे पास याद करने का आया है, वो है इनकी प्रॉपर्टीज को याद करना, और ये हमें पता होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ क्लास में आपको ये फाइल जो है शेयर करवा दूंगा, जिसमें मैं काम कर रहा हूं, ताकि आप जो है इसको रिवाइज कर सकें और पास पेपर सॉल्व कर सकें।
ये सब कुछ कैसे पता चला? इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, जिसकी बेस के ऊपर ये बात पता चली। क्या एक्सपेरिमेंट था? इन्होंने एक एटम लिया और इस एटम को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया किसी भी चीज से। जब इस एटम को ब्रेक किया तो इसमें से तीनों पार्टिकल रिलीज हो गए। इससे जो पार्टिकल्स रिलीज हुए उसमें आपके पास प्रोटॉन भी है, उसमें आपके पास न्यूट्रॉन भी है, उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन भी है। तो इन्होंने रास्ते में इस पे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। तो इनमें से हुआ ये कि कुछ पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चले गए सीधे। ऐसे पार्टिकल को हमने कहा कि ये न्यूट्रल है और उसी वजह से इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ गया। कुछ पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़े तो हमने कहा इस पे नेगेटिव चार्ज होगा और इसका नाम हमने इलेक्ट्रॉन, और जो नेगेटिव की तरफ मुड़ा उसका नाम हमने कर दिया प्रोटॉन, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल और डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट। अब इलेक्ट्रॉन ने डिफ्लेक्शन जब बहुत ज्यादा की, इससे पता चला कि दिस इज वेरी लाइट पार्टिकल। तो लाइटर पार्टिकल शो ग्रेटर डिफ्लेक्शन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन दोनों मुड़ेंगे, लेकिन प्रोटॉन की डिफ्लेक्शन कम है, उसका साइज जो है, उसका मास जो है वो ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा होगा तो वो कम मुड़ेगा। जो लाइटर पार्टिकल होगा वो जरा ज्यादा मुड़ेगा। ये बात आप लोग नॉर्मल डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा ट्रक है और एक कार है, अगर हम कहें फौरी तौर पे कि आप जो है घूम जाएं, टर्न ले लें, मुड़ जाएं, तो जल्दी कार मुड़ सकती है। ट्रक को इट विल टेक टाइम, उसका डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा नहीं हो सकता। इसके बाद जो है हमने तीन पार्टिकल्स के फंक्शंस देखने हैं कि ये एटम के अंदर बैठ के करते क्या हैं। तो फंक्शंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सबसे पहले हम प्रोटॉन का फंक्शन देखते हैं कि प्रोटॉन एटम के अंदर बैठ के करता क्या। तो साइड पे एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। इसके अंदर आपको पता है कि प्रोटॉन्स होंगे एंड प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होता है दैट इज पॉजिटिव। तो ये करते क्या है कि इनकी सराउंडिंग में बाहर घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज नेगेटिव। तो एक्चुअली ये इनको होल्ड करके रखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं और उनको दूर जाने नहीं देते। तो प्रोटॉन का फंक्शन हो गया, दे होल्ड इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एटम। अगर प्रोटॉन हम निकाल दें, इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद चलेंगे, पूरे का पूरा एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नंबर टू, फंक्शन ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या करता है? न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में होते हैं, और अगर वो न्यूट्रॉन ना हो, जैसे इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, तो इनके दरमियान रिपल्जन स्टार्ट हो जाएगी। प्रोटॉन जो है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इनके दरमियान रिपल्जन होगी। इस रिपल्जन की वजह से न्यूक्लियस जो है वो फट सकता है। इसको रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए क्रिएटर ने इनके दरमियान क्या रख दिया है? न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स। इन पे कोई चार्ज नहीं होता, जिसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन की रिपल्जन को मिनिमाइज कर देते हैं। तो दे मिनिमाइज रिपल्जन ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब अब अगर आप न्यूट्रॉन्स को निकाल दें एटम से, तो न्यूक्लियस फट जाएगा। न्यूक्लियस फटेगा तो प्रोटॉन भी गायब हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी गायब हो जाएंगे।
तीसरी जो चीज है दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का फंक्शन क्या है ये थोड़ा सा आगे जाके पता चलेगा, अभी हम सिर्फ लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज, फॉर केमिकल रिएक्शंस। अगर दो पार्टिकल्स के इलेक्ट्रॉन बराबर हैं इसका मतलब उनकी केमिकल रिएक्शन सेम होंगी। तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज। एक क्वेश्चन आता है हमारे पास जाके आइसोटोप में हम भी करेंगे आपसे, तो जिन बच्चों ने इसको पढ़ा हुआ इससे पहले उनको बता रहे हैं, वो ये है कि आपसे कहा जाता था कि आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है। उसकी वजह यह है कि आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है। तो बेटा ये हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात हो गई। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास दो डेफिनेशंस आएंगी। उनमें से एक डेफिनेशन जो है दैट इज एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन नंबर या इसको एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। ये नंबर किसी सिंबल के साथ लिखा होता है, जैसे आपसे कह दिया कि सल्फर है, तो सल्फर के साथ आपको पीरियोडिक टेबल में दो नंबर नजर आएंगे, एक लिखा होगा 16 और एक लिखा होगा 32। इस तरीके से सोडियम में जाएंगे, किसी भी एलिमेंट को उठाएंगे उसमें दो नंबर नजर आएंगे आपको, एक नंबर छोटा और एक जो है बड़ा। जो छोटा नंबर होता है इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और लिख रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। किसी एटम में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसी डेफिनेशन से ये पता चला। ये जो और का वर्ड यूज किया है, इससे पता चला कि इन एन एटम प्रोटॉन नंबर ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। तो इन नंबरों से हम क्या बता सकते हैं, हम इससे ये बता सकते हैं कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सेम यही काम हम यहां पर भी कर सकते हैं कि इसके प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। इसमें प्रोटॉन आपके पास बेटा 16 है और इलेक्ट्रॉन भी 16 है। सिमिलरली यहां पर 11 है और ये भी 11 है। अब आपको ये बात पता है कि एक प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव 1 चार्ज होता है। तो अगर आपके पास 16 प्रोटॉन्स होंगे तो पॉजिटिव 16 चार्ज हो जाएगा उसका, और 16 इलेक्ट्रॉन होंगे तो नेगेटिव 16 चार्ज हो जाएगा। तो जो नेट चार्ज आएगा आपके पास किसी एटम के ऊपर, नेट चार्ज वो 0 हो जाएगा। ये काम किसी भी एटम में होगा कि उसका नेट जो चार्ज है दैट इज 0, although it contains positive and negatively charged particle, due to same number the net charge is neutral। and इससे ये पता चला from definition atom is neutral। मतलब क्वेश्चन ये होगा आपके पास कि although atom contain charged particles but still it is a neutral। क्यों न्यूट्रल क्यों है ये, तो उसका आंसर होगा कि as the number of protons and electrons are same so they cancel out their charges, जिसकी वजह से इनका नेट चार्ज 0 हो जाता है। The next thing is प्रोटॉन नंबर
या एटॉमिक नंबर इज आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। जिस तरीके से आपका आईडी कार्ड का जो नंबर है उससे आप लोग नेट चार्ज एटम के ऊपर नेट चार्ज क्या होगा, ठीक है। अब मुझे अभी किसी ने पूछा था नेट चार्ज क्या होता है, तो नेट चार्ज का मतलब है कि दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के टोटल क्या चार्ज बन रहा है, टोटल को बोलते हैं। तो टोटल चार्ज जो है 0 हो जाएगा क्योंकि कैंसिलेशन हो जाएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे 16 को कैंसिल आउट कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और 11 को। तो किसी भी एटम में ऐसा होगा। तो हम रेड कलर की तरफ आते हैं। बेटा ये मीटिंग थोड़ी देर के लिए रुकेगी बीच में, तो मैं दोबारा इसको रीज्वाइन करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो रेड में लिखा हमने प्रोटॉन नंबर इज आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। जैसे आपका आईडी कार्ड नंबर आपकी आइडेंटिटी है, जैसे आपका सेलफोन नंबर आपकी आइडेंटिटी है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्लेयर्स होते हैं डिफरेंट कंट्री की शर्ट्स पहनी होती है उन्होंने, जैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं या ब्राजील के फुटबॉलर हैं, उनके नाम के साथ एक नंबर लिखा होता है, वो उनकी पहचान होता है। ऐसे ही किसी एलिमेंट की जो पहचान है ये एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब हो गया नो टू एलिमेंट्स कैन हैव सेम एटॉमिक नंबर। नहीं हो सकता। मतलब अगर आपसे कोई कहता है कि एटॉमिक नंबर 15 है एंड एटॉमिक नंबर 17 है, तो ये कंफर्म इसका मतलब हो गया कि क्लोरीन की बात हो रही है और इसका मतलब फास्फोरस की बात हो रही है। फास्फोरस के अलावा 15 हो ही नहीं सकता किसी का। एंड द लास्ट थिंग कि एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास होता है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया है, आर अरेंज्ड according to their proton number। तो एलिमेंट्स को प्रोटॉन नंबर की बेस के ऊपर अरेंज किया हुआ है। ये बात आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पे कोई पीरियोडिक टेबल खोल लेते हैं। ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है, इसमें आपको जो नंबर नजर आ रहे हैं अगर देखें इसको गौर से, तो ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, 24 है, 25। जो छोटा नंबर होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, कंसेक्यूटिव है देखें। लेकिन अगर आप इनको देखेंगे तो आपको गैप्स नजर आएंगे, मतलब इस नंबर के हिसाब से रेंज नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से रेंज है। आप किसी भी जगह चले जाएं, आप देखें यहाँ पर अगेन ये 40, ये 41, ये 42, ये 43, इस तरीके से यहाँ पे किसी को खोल लें 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, तो एलिमेंट्स जो है इस तरीके से अरेंज किए। अभी मैंने जो दो एग्जांपल दी थी वो ये थी कि अगर 15 होगा तो फास्फोरस होगा और अगर 17 होगा तो क्लोरीन होगा। तो ये एटॉमिक नंबर इनकी आइडेंटिटी है और एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर ही एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है पीरियोडिक टेबल में। सारे के सारे एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर। किसी भी जगह पे चेक कर लें, ऐसे ही चल रहा है। अगर आपके पास यहाँ पर 18 हो गया है नंबर, 18 के बाद 19 आएगा तो देखें आपके पास कहाँ पे आएगा 19, ये 19 आ गया इधर। फिर 19 के बाद 20 और 21 इस तरीके से चलता जाएगा। तो वापस आते हैं अपने काम की तरफ। तो ये इसका हिसाब किताब जो है हमारे पास ये बन जाएगा। इसके बाद हमें मास नंबर स्टार्ट करना है। मुझे एक चीज देखनी है कि मैं मीटिंग दोबारा करवा रहा हूँ, आपको रीज्वाइन करवा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अब डीसीओ के दोबारा जो है ज्वाइन कर लें।